हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। मार्वल मूवीज में दिखाया गया टेसरेक्ट, अमेरिका की CIA, वर्ल्ड वॉर 2, हिटलर के सीक्रेट हथियार और बर्फ के नीचे दफन हवाई जहाजों का कब्रिस्तान, वो कौन सी चीज है जो इन सारी कड़ियों को जोड़ती है? वो था एक मिशन जिसको अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड में अंजाम दिया था। उन्हें वहाँ पर क्या मिला और क्यों CIA उनकी जान के पीछे पड़ गई, आइए जानते हैं। 2018 वैज्ञानिकों की एक टीम एंटार्क्टिका में एक मिशन के लिए जाती है, जहाँ का मौसम वहाँ पर मौजूद हर जिंदा चीज को मारना चाहता है। लेकिन ऐसे मौसम में कोई अपनी जान को जोखिम में डालकर क्यों जाना चाहेगा? तो जैसा कि आप पहले से जानते हो, वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह के लिए ऐसी खतरनाक जगहों पर जाते ही रहते हैं। तो एक रेगुलर रिसर्च मिशन चल रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब जो उनके साथ होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। 15 जुलाई सुबह 10:30 बजे 4 रिसर्चर्स की एक टीम एडवांस GPR यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार को लेकर बर्फ की खाक छानते फिर रहे थे, और तभी उनके रेडार पर बर्फ की 300 फुट मोटी चादर के नीचे एक बहुत बड़े मेटल के टुकड़े की पुष्टि होती है। और जैसे ही ये खबर सबको पता लगी, भाई साहब ये लोग बुरी तरह से डर गए, क्योंकि बर्फ के 300 फुट नीचे आखिर धातु से बनी हुई कोई चीज क्या कर रही है? क्या ये कोई UFO था, या कोई एलियन शिप, या कोई रेयर मेटल, या फिर सेंसर की गलती, या इन चारों चीजों से भी बढ़कर कुछ और? इसके बाद IPR रेडार की मदद से जब उस चीज की इमेज बनाई गई तो पता लगा ये तो एक एयरक्राफ्ट था, पर ये यहाँ कैसे आया? अब यहाँ से जानकारी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक हिस्सा वो है जो अमेरिकी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है, जिसका उसने खूब प्रचार प्रसार किया है, और दूसरा स्टैंड वो है जो वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स का है, इंडिविजुअल रिसर्चर्स, जिन्होंने अपने दम पर सारी चीजों की खोजबीन की है। वो सरकार की इन बातों से सहमत नहीं है। मैं आपको दोनों बताऊंगा। जल्दी ही रिसर्चर्स को ये पता लग गया कि बर्फ के नीचे 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों हवाई जहाज दफन हैं। अब इतने सारे हवाई जहाज वहाँ कैसे पहुँचे? अब बारी है ये पता करने की। अब जो मैं बता रहा हूँ ये अमेरिकी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। वर्ल्ड वॉर 2 का समय था, अमेरिका को हथियार, गोला बारूद, ये सारी चीजें लेकर ब्रिटेन जाना था, लेकिन पानी से नहीं जा सकते थे, क्योंकि हिटलर की U-बोट पानी में तैरते हुए किसी भी जहाज की अच्छे से मरम्मत कर रही थी। बोले तो थोक के भाव में कुटाई हो रही थी, हिटलर की नहीं, अलाइड फोर्सेस की। तो भैया अमेरिका ने प्लान बनाया कि हम हवाई जहाज में अपना गोला बारूद भर के ब्रिटेन में दे के आएंगे। अब ये काम करने के लिए उन्हें कनाडा और ग्रीनलैंड में तेल भरवाने के लिए रुकना पड़ता था। अब इस दौरान इनमें से बहुत सारे प्लेन रास्ता भटक कर, जिसके पीछे ये तर्क दिया गया कि किसी जियोमैग्नेटिक अनोमली की वजह से, आसान भाषा में बोले तो जहाँ पर धरती का मैग्नेटिक फील्ड बावला हो जाता है, जैसा बर्मुडा ट्रायंगल के लिए कहा जाता है। तो अमेरिकी सरकार के हिसाब से बहुत सारे जहाज ऐसे एरिया में फंस गए जहाँ हवाई जहाज के सारे इंडिकेटर फेल हो जाते थे, और मजबूरी में क्रैश होने से बचने के लिए इन हवाई जहाजों को बर्फ के ऊपर लैंड कराना पड़ा। लेकिन बर्फ की सतह सॉफ्ट होती है, हवाई जहाजों के पहिए उस बर्फ में धंस गए। हालांकि इन पायलट्स को वहाँ से रिकवर कर लिया गया, लेकिन हवाई जहाजों को रिकवर नहीं किया जा सका, और कई दर्जन हवाई जहाज धीरे धीरे उस बर्फ के नीचे दफन हो गए। अब ये जवाब दिया है अमेरिकी सरकार ने, लेकिन कहानी में कुछ और भी है, सुनो ध्यान से। वैज्ञानिकों की टीम बर्फ में 300 फुट गहरा एक होल ड्रिल करती है, और जब वो उस जहाज के नजदीक पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये तो P-38 लाइटनिंग है, जिसका प्रयोग वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। अब यहाँ तक बताई गई जानकारी सारी सही है, जिस पर दोनों पार्टी एग्री करती हैं, यानी सरकार भी और रिसर्चर भी। अब वैज्ञानिकों की टीम इस प्लेन के अंदर जाती है, जहाँ से इन्हें कुछ कागज पत्तर मिलते हैं, जैसे डायरीज, नक्शे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कागज पत्तर। अब प्रोफेसर वॉकर इन डायरीज को पढ़ ही रहे थे कि उनकी नजर पड़ती है एक ऐसी लाइन पर जिसमें ये लिखा हुआ था, दिस कार्गो इज टू डेंजरस टू मेंशन। मतलब ये कि जिस सामान को लेकर ये जहाज यहाँ से जा रहे थे वो इतना खतरनाक है कि उसका नाम भी यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता। अब डॉक्टर वॉकर ये सोचते हैं ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसका नाम तक मेंशन नहीं कर सकते। अब उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि जरूर ये कोई सीक्रेट वेपन ही होगा। अगले दिन जब हवाई जहाज के कॉकपिट में और ज्यादा छानबीन की जाती है तो उन्हें एक बॉक्स मिलता है, सील्ड बॉक्स। क्या ये बॉक्स वही कार्गो तो नहीं? यही था वो सवाल जो उनके दिमाग में आया। इस बॉक्स के चारों तरफ अजीब सी भाषा में कुछ सिंबल्स बने हुए थे, और जो कागज इस बॉक्स के साथ मिला था उस पर प्रोजेक्ट फीनिक्स लिखा हुआ था। अब ये क्या चीज है, इसका किसी को कोई आइडिया नहीं था। उस कागज में ये भी लिखा हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये टेक्नोलॉजी हिटलर के हाथ लगी थी, जिसे अमेरिका हिटलर की नाक के नीचे से निकाल कर ले भागता है। अब तक मैंने जो भी बताया जरा याद कीजिए, ये कुछ मार्वल मूवीज की कैप्टन अमेरिका, द फर्स्ट एवेंजर, उसकी कहानी से मिलता जुलता नहीं है। जैसे हाइड्रा से टेसरेक्ट लेकर कैप्टन अमेरिका बर्फ में दफन हो जाता है, और बाद में टेसरेक्ट और कैप्टन अमेरिका दोनों को खोज लिया जाता है। अब या तो मार्वल मूवीज ने ये वाली स्क्रिप्ट वहाँ से कॉपी की है, या फिर ये सारी घटनाएं पहले ही घट चुकी हैं। कुछ तो घोटाला जरूर है। आगे सुनिए। अब भैया खबर फैल जाती है, और जैसा कि आप जानते हो अब एंट्री होती है सूट बूट वाले आदमियों की। वो आकर इनकी जांच पड़ताल करते हैं कि इन्हें
इन्हें क्या मिला है, इनके पास क्या जानकारी है, और जांच पड़ताल पूरी करने के बाद अचानक से बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं, मानो जैसे इनसे ये कहा हो कि आप अपनी रिसर्च कैरी ऑन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर वॉकर समझ गए थे कि ये वापस जरूर आएंगे, क्योंकि अभी तक उन्हें कुछ ऐसा मिला ही नहीं है जो सरकार के काम का हो, और उनके पास बहुत ही थोड़ा समय है इस मिशन को खत्म करने का। इसके बाद डॉक्टर वॉकर ने सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया और उन्हें ये पता लगा कि लॉस्ट स्क्वाड्रन का असली मकसद कभी भी हथियार गोला बारूद पहुंचाना था ही नहीं, बल्कि ये तो सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी को अमेरिका के बेस पर ले जा रहे थे, और तूफान की चपेट में आकर ये सारे हवाई जहाज यहाँ पर क्रैश हो गए। इसके बाद डॉक्टर वॉकर ये भी नोटिस करते हैं कि आसपास की बर्फ सरकना शुरू कर चुकी है, जिसका कारण था ड्रिलिंग, यानी उनके पास ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने का बहुत ही कम समय बचा था। अब इस सारी उठक पटक में 5 दिन का समय बीत गया था। अगले दिन जब ये सब लोग बर्फ में नीचे जाते हैं और दोबारा खुदाई करते हैं, तो इन्हें एक धातु का सिलेंडर मिलता है जो कि वाइब्रेट कर रहा था, हमिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, मानो जैसे उसके अंदर एनर्जी हो। अब इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उस सिलेंडर को खोल ले, लेकिन इस सिलेंडर के साथ जो डॉक्यूमेंट मिला था उसमें ये साफ साफ लिखा था, जिसका नेचर अनस्टेबल है। अब डॉक्टर वॉकर इस सिलेंडर को नाम देते हैं फिनिक्स कोर का, और भाई साहब यहाँ खत्म होता है इस रिसर्च टीम का हनीमून, क्योंकि मिलिट्री पूरे कैंप पर आकर कब्जा कर लेती है। हर एक चीज जो इन्हें मिली थी वो सारी मिलिट्री इनसे छीन लेती है, और इसके बाद इन्हें किसी सीक्रेट जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ 1-1.5 साल इन्हें रखकर जब वापस अमेरिका भेजा गया, तब इन्होंने वही बात कही जो सरकार सुनना चाहती थी, यानी कि हमें कुछ नहीं मिला सिवाय अमेरिका के खोए हुए जहाजों के अलावा। अब अगर इन्होंने ये बात कही है तो पब्लिक डोमेन में ये बात कहां से आ गई कि वहां जहाजों के अलावा भी कुछ और था? वेल, डॉक्टर वॉकर ने सैटेलाइट मैसेजेस के थ्रू अपने जान पहचान के खास लोगों को ये बताया था कि वहाँ क्या हो रहा है, और उन लोगों ने इस चीज को मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने ला दिया। लेकिन जब डॉक्टर वॉकर खुद ही मुकर गए तो इस बात को हवा देने का और कोई फायदा था ही नहीं, यानी कि ये कहा जा सकता है कि वहाँ जो कुछ भी था, जो कुछ भी हुआ, उसको दबाने में अमेरिकी सरकार ने कामयाबी हासिल कर ली। अब दोनों पार्टियों में से किसका वर्जन सही है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप जरा ये सोचिए, किसी देश की सरकार को क्या ही पड़ा है कि वो किसी चीज की सफाई दे, क्यों दे भाई? लेकिन अगर सामने से सरकार बढ़कर सफाई दे रही है तो कुछ तो गड़बड़ है, या तो सरकार नया नैरेटिव सेट करना चाहती है या किसी चीज को छुपाना चाहती है। अब यहाँ से आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि अमेरिका ने खुद इसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी? वेल, बिल्कुल करी थी, इसके तो सबूत भी मौजूद हैं, तभी तो अमेरिकी सरकार पर शक हो रहा है। सुनो ध्यान से, एक बार एक रिसर्चर्स की टीम हेलीकॉप्टर की मदद से बर्फ का सर्वे कर रही थी, तभी उन्हें बर्फ में कुछ मिलता है, और ये था कि लकड़ी और कैनवस से बना हुआ कंपार्टमेंट जिसके अंदर सामान रखे थे। अब भैया बर्फ के बीचों बीच इस तरह कंपार्टमेंट कहाँ से आया, क्यों बनाया, किसने बनाया? तो इसका जवाब है अमेरिकन मिलिट्री ने बनाया। लेकिन क्यों, आओ बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने बर्फ के नीचे पूरा का पूरा शहर बसाने का प्लान किया था, मिलिट्री के लिए एक शहर। लेकिन बर्फ के नीचे बसाने की क्या जरूरत थी? तो भैया इसका जवाब दिया गया है कि अपनी मिलिट्री को अलग अलग हालातों में ट्रेन करने के लिए उन्हें एक बेस कैंप चाहिए था। अब क्योंकि बर्फ के ऊपर का वातावरण बहुत ही ज्यादा विषम था, कठिनाइयों से भरा हुआ था, इसीलिए बर्फ के नीचे एक शहर का निर्माण किया गया, जिसको पावर देने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगाया गया था। अब कुछ लोग सोचेंगे ये तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है, कहीं ये कैंप सेंचुरी तो नहीं? हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये कैंप सेंचुरी ही है। अब भैया अमेरिका में बैठे हुए प्रश्न कुमारों की अगर बातों पर यकीन किया जाए, जो कि हर चीज पर प्रश्न उठाते हैं, सवाल खड़े करते हैं, तो उनके हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर और अमेरिका दोनों सीक्रेट वेपन पे काम कर रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हिटलर ने भी अपने कुछ शिप्स, एयरप्लेन्स नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ भेजे थे, तो उन्हें सूंघते सूंघते अमेरिका भी जा पहुंचा। अब ये दोनों मिलके वहाँ पर क्या कर रहे थे, मतलब मिलजुल कर नहीं, पर जो भी ऊट पटांग काम कर रहे थे, इसकी जानकारी हिस्ट्री में दी नहीं हुई, या तो मिटा दी गई या दबा दी गई। अमेरिका का वर्जन तो ये है कि भैया हिटलर को दिख गया था कि वो जंग हारने वाला है, तो माल मसाला भरकर सोना चांदी, हीरे जवाहरात, पेंटिंग, ये सारी चीजें लेकर जर्मनी के शिप्स नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ निकल लिए, और अमेरिका जा रहा था उन्हें रोकने के लिए। ये अमेरिका का वर्जन है। और प्रश्न कुमारों का वर्जन ये है कि ये दोनों किसी एलियन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे थे अपने अपने स्तर पर, क्योंकि हिटलर को चाहिए था एक ऐसा हथियार जो कि जंग के रुख को उसके फेवर में मोड़ सके, और अमेरिका ये चाहता नहीं था। तो ले दे के बात जो है हथियारों की तरफ ही जा रही है। अब जरा कैंप सेंचुरी पर अमेरिका का वर्जन भी सुन लो, यानी सरकार ने क्या कहा है। तो सरकार के हिसाब से, जिसकी वीडियो भी मौजूद है, इन्होंने बर्फ के नीचे लंबी लंबी सुरंगें खोदी, उसके अंदर स्टील के स्ट्रक्चर बनाए और बर्फ से उसे ढक दिया। लेकिन बर्फ स्थिर नहीं रहती और धीरे धीरे इनके स्ट्रक्चर टेढ़े होने लगे। तब ये लोग वहाँ से निकलकर भागे और इनका कैंप
वहीं बर्फ में दफन हो गया। ये सरकार का ऑफिशियल वर्जन है और इस पे ना यकीन करने वाले रिसर्चर्स का वर्जन ये है कि कैंप सेंचुरी को जो हवाई जहाज अमेरिका ने ग्रीनलैंड में खोए थे उन्हें ढूंढकर उस सिलेंडर को रिकवर करने के लिए बनाया गया था जो डॉक्टर वॉकर को मिला था। लेकिन मिलिट्री ये काम कर ना पाई तो मजबूरी में वहाँ से भागना पड़ा। और एक मजे की बात बताता हूँ, डिस्कवरी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री है कैंप सेंचुरी के ऊपर जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये गवर्नमेंट पागल बना रही है हमारा। वहाँ कोई रिसर्च वगैरह ना हो रही थी, बल्कि ये लोग कैंप सेंचुरी में बर्फ के नीचे मिसाइलें तैनात कर रहे थे, हथियार तैनात कर रहे थे, क्योंकि मेनलैंड अमेरिका से सोवियत यूनियन पर हमला करना मुश्किल था। मतलब डिस्कवरी चैनल अपनी अलग ही कहानी बना रहा है। और कमाल की बात ये है कि अमेरिकी सरकार ये कह रही है हाँ ये ठीक कह रहा है, डिस्कवरी बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम यही सब कर रहे थे वहाँ पर। अब ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन मिलिट्री के द्वारा ऐसा कोई कदम एक आध बार उठाया जाए तो समझ में आता है। ये हर 5 साल 7 साल 10 साल में अमेरिकी मिलिट्री को कौन से दौरे पड़ रहे थे जो बार बार लगातार वो ग्रीनलैंड में जाके रिसर्च कर रहे थे। इसका जवाब मिलिट्री क्यों नहीं देती? कुछ तो काला है। रिसर्चर्स का वर्जन कुछ और है और डिस्कवरी चैनल अपना ही कुछ अलग नया बता रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इन तीनों में से किसके वर्जन पर यकीन है। मैंने जो कुछ भी बताया है इसकी सारी जानकारी इंटरनेट पर ओपन सोर्स के रूप में पूरी तरह से अवेलेबल है। जो भी नाम लिए हैं, जिन भी चीजों का जिक्र हुआ है जैसे कैंप सेंचुरी या लॉस्ट स्क्वाड्रन, आप अगर इनके बारे में सर्च करोगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन टेसरेक्ट क्यूब जैसे एनर्जी सोर्स के ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इन सारी चीजों का फायदा उठाकर मार्वल ने एक पिक्चर की स्क्रिप्ट लिख दी। बर्फ के नीचे जहाज गया, कैप्टन अमेरिका गया, टेसरेक्ट भी गया, बाद में रिकवर भी हो गया। और ये सब हो रहा था हिटलर के जमाने में। ये सारी चीजें मार्वल मूवी और टेसरेक्ट को जोड़ती हैं। अब उस सिलेंडर के अंदर क्या था, इसकी जानकारी प्रोफेसर वॉकर, उनकी टीम और अमेरिकी सरकार के अलावा किसी को भी नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं। बाकी जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको और जानना है तो आप अपने स्तर पर खोजबीन कर सकते हो। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।